हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दिसार जीकेजीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, हम आपको आरआरबी एएलपी सीबीटी एग्जाम के लिए ये जो कौटिल्य बुक है इसका सॉल्यूशन करवा रहे हैं, जिसमें आज हम आपको करवाने वाले हैं उष्मा एवं ताप, हीट एंड टेम्परेचर के सारे क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन इस बुक में दिए गए हैं वे सारे क्वेश्चन विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए, क्लास की अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन और देखते हैं उष्मा एवं ताप के सारे क्वेश्चन जो एएलपी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या जिनकी पूछने की संभावना बहुत अधिक है। पहला क्वेश्चन दोस्तों, तापमान मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? दोस्तों, तापमान मापने के लिए हम किस उपकरण का उपयोग करते हैं? तो हम करते हैं थर्मामीटर का उपयोग तापमान को मापने के लिए। दोस्तों, थर्मामीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग तापमान मापने के लिए किया जाता है। बैरोमीटर की बात करें तो वायुमंडलीय दाब मापने के लिए इसका उपयोग करते हैं। भार मशीन जो है वस्तु का भार मापने के लिए इसका उपयोग करते हैं। स्टेथोस्कोप की बात करें तो हृदय की धड़कन आदि सुनने के लिए हम स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, ये हमसे पूछा है। कथन पहला है दोस्तों, उष्मा चालक उष्मा को आसानी से अपने से गुजरने देते हैं। बिल्कुल सत्य बात है, पहला कथन सत्य हो जाएगा। सभी प्लास्टिक उष्मा के सुचालक होते हैं। नहीं दोस्तों, सभी प्लास्टिक उष्मा के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। तो पहला ही कथन क्या है हमारा? सत्य कथन है। तो ऑप्शन नंबर डी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, उष्मी चालक वे होते हैं जिनमें से उष्मा आसानी से गुजर सकती है, जबकि प्लास्टिक उष्मा के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। प्लास्टिक में से उष्मा का प्रवाह नहीं होता क्योंकि इनमें उष्मा प्रवाह के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। इसलिए खाना बनाने के बर्तनों के हत्थे प्लास्टिक के बने होते हैं। अतः केवल कथन एक क्या है हमारा? सही कथन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बर्फ का आंतरिक तापमान मापने के लिए किस प्रकार के थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है? दोस्तों, बर्फ का आंतरिक तापमान मापने के लिए प्रयोगशाला थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है। किसका? प्रयोगशाला थर्मामीटर का। दोस्तों, प्रयोगशाला थर्मामीटर की यदि हम बात करें तो विभिन्न प्रकार की वस्तुओं व पदार्थों के ताप का मापन करता है। जैसे तरल पदार्थ हो गया, गैस हो गया, बर्फ हो गया, इससे जो है प्रयोगशाला थर्मामीटर से इसको मापा जाता है। इंफ्रारेड थर्मामीटर की बात करें तो यह शरीर का तापमान को दूर से मापने के लिए उपयोग किया जाता है। डिजिटल थर्मामीटर की बात करें तो यह ताप को अंकों में दर्शाता है। ये घरेलू उपयोग में आसान होता है। बात करें डॉक्टरी थर्मामीटर की तो मानव शरीर का ताप मापता है। इसमें पारा भरा होता है। क्या भरा होता है? पारा भरा होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, ये हमसे पूछा है। प्लास्टिक उष्मा का सुचालक है। गलत बात, कुचालक होता है। रसोई घर में एल्युमिनियम के बर्तनों का उपयोग किया जाता है क्योंकि एल्युमिनियम उष्मा का सुचालक है। बिल्कुल सत्य बात है। उष्मारोधी और चालक दोनों उष्मा को अपने से आसानी से गुजरने देते हैं क्या? नहीं, उष्मारोधी नहीं गुजरने देते, तो चालक तो गुजरने देते हैं। लकड़ी उष्मा की सुचालक है क्या? नहीं, गलत बात, कुचालक है। तो पहले बी वाला ही कथन क्या हो जाएगा हमारा? सत्य कथन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक तांबे के चम्मच को गर्म जल में डुबोया जाता है। इसके दूसरे सिरे पर क्या प्रभाव पड़ता है? दोस्तों, एक तांबे का चम्मच है, इसे गर्म जल में हमने डुबाया। तो जब इसको हमने गर्म जल में डुबोया तो यह चालन के द्वारा क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। चालन के द्वारा क्या हो जाता है? ये गर्म हो जाता है। तो ऑप्शन बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, चालन उष्मा स्थानांतरण की विधि है जिसमें किसी ठोस पदार्थ को गर्म करने पर उसके अणु तेजी से कंपन करने लगते हैं। ये अणु अपने पड़ोसी अणुओं से टकराते हैं जिससे उष्मा स्थानांतरित होती है। यह विधि ठोसों में उष्मा स्थानांतरण में उपयोग आती है। तांबे के चम्मच का गर्म होना, जबकि द्रवों और गैसों में उष्मा स्थानांतरण संवहन विधि से होता है। जो द्रव और गैस होते हैं दोस्तों, उसमें उष्मा का स्थानांतरण किस विधि से होता है? तो संवहन विधि से होता है। यह तब होता है जब गर्म तरल पदार्थ ऊपर उठता है और ठंडा तरल पदार्थ नीचे की ओर जाता है, जिससे एक चक्र का निर्माण होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मानव शरीर का औसत तापमान कितना होता है? दोस्तों, मानव शरीर का औसत तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो दोनों ही चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गर्म जलवायु क्षेत्रों में घर की बाह्य दीवारों पर रंग सफेद रखना पसंद किया जाता है क्योंकि
दोस्तों गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों में घर की बाह्य दीवारों को रंग जो होता है सफेद रखना पसंद किया जाता है, क्योंकि सफेद रंग जो है सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करके घर का आंतरिक वातावरण क्या रखता है, ठंडा रखता है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सफेद रंग सूर्य के प्रकाश को परावर्तित कर देता है, जिससे घर का आंतरिक वातावरण ठंडा रहता है, जबकि काला रंग सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है, जिससे घर के अंदर का तापमान बढ़ जाता है। इसलिए गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों में घर की बाह्य दीवारों का रंग कैसा रखा जाता है, सफेद रखा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन उष्मारोधी नहीं है? दोस्तों उष्मारोधी नहीं है, ऊन उष्मारोधी है, रबर उष्मारोधी है, प्लास्टिक उष्मारोधी है, लेकिन चांदी जो है ना दोस्तों ये उष्मारोधी नहीं है। दोस्तों उष्मा चालक वे पदार्थ होते हैं जो उष्मा का स्थानांतरण आसानी से कर देते हैं, जैसे चांदी हो गया, तांबा हो गया, सोना हो गया, लोहा हो गया, ये सभी क्या है, उष्मा उष्मीय चालक, मतलब उष्मीय चालक है। ठीक है, और दिए गए विकल्प में चांदी उष्मा का सुचालक है, जबकि शेष क्या है, उष्मा रोधी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा पदार्थ उष्मारोधी के रूप में कार्य करता है? तो दोस्तों प्लास्टिक जो है ये उष्मारोधी के रूप में कार्य करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उष्मा का सुचालक निम्न में से कौन नहीं है? दोस्तों उष्मा का सुचालक कौन नहीं है? लोहा है, एल्युमिनियम है, तांबा है। जो फर है दोस्तों ये उष्मा का सुचालक नहीं है। दोस्तों उष्मा के सुचालक वे पदार्थ होते हैं जो उष्मा को आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित करते हैं। धातुएं उष्मा की सुचालक होती है, जैसे लोहा, एल्युमिनियम, तांबा, चांदी। और उष्मा का कुचालक वह होता है जो उष्मा को रोकता है। इसी कारण जानवर के शरीर पर फर उन्हें सर्दी से बचाता है। जो फर जो है ये क्या है, उष्मा का कुचालक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उष्मा का कुचालक निम्न में से कौन है? दोस्तों उष्मा का कुचालक कौन है? तो दोस्तों स्टील का चम्मच चालक है, एल्युमिनियम की छड़ चालक है, तांबा चालक है, ऊन जो है दोस्तों ये उष्मा का क्या है, कुचालक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। खाना पकाने के बर्तन की बॉडी धातु और हैंडल प्लास्टिक के होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि धातु जो होती है ना दोस्तों वो उष्मा की सुचालक होती है, और प्लास्टिक क्या होते हैं, उष्मा रोधी होते हैं। तो ऑप्शन सी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही है? सामान्य मानव शरीर का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस होता है क्या? नहीं, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तापमान को एक ताप पैमाने से दूसरे ताप पैमाने में परिवर्तित करने की कोई विधि नहीं है क्या? गलत बात ये भी। सामान्य मनुष्य शरीर, मानव शरीर का तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है क्या? बिल्कुल सत्य बात है। अगर सेल्सियस में पूछे तो 37 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो ऑप्शन सी वाला ही हमारा क्या है, सही कथन हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। और एक चीज बोला है यहाँ पे कि मानव शरीर का तापमान मापने के लिए प्रयोगशाला थर्मामीटर का उपयोग करते हैं। नहीं दोस्तों, डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग करते हैं मानव शरीर के तापमान को मापने के लिए। ठीक है, गर्म बर्तन से उष्माहास के लिए मुख्य रूप से निम्न में से कौन सा प्रक्रम उत्तरदायी है? दोस्तों गर्म बर्तन से उष्माहास के लिए मुख्य रूप से जो प्रक्रम उत्तरदायी है वो है हमारा विकिरण। कौन सा? विकिरण। दोस्तों जब गर्म बर्तन को खुले में छोड़ दिया जाता है, जो उसमें से उष्मा विकिरण के माध्यम से वायुमंडल में चली जाती है, अतः धीरे धीरे बर्तन ठंडा होने लगता है। विकिरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक स्वस्थ मानव शरीर के लिए तापमान की सामान्य परास केल्विन में क्या है? दोस्तों एक स्वस्थ मानव शरीर के लिए तापमान की सामान्य परास क्या होती है केल्विन में? हम जानते हैं एक स्वस्थ मानव शरीर का तापमान जो होता है सेल्सियस में वो कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और हम जानते हैं केल्विन बराबर क्या होता है, डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15, 273.15। अब हमको सेल्सियस में मान पता है तो यहाँ पे जोड़ देंगे, 273 में क्या जोड़ देंगे, 37 को हम जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 7 3 10 की शून्य हासिल का है 1, 3 3 और 1 4 और 7 11 की 1 हासिल का है 1, 2 और 1 3। तो 310.15 केल्विन हमारा मान निकल के आ गया। अब एक देखिए जो 310.15 है किसके मध्य में आएगा, ये आएगा 308 से 315 के मध्य में। तो ऑप्शन नंबर बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक डॉक्टरी थर्मामीटर में तापमान परास निम्न में से क्या होती है? दोस्तों एक डॉक्टरी थर्मामीटर में तापमान की जो परास होती है वो होती है 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस। कितनी होती है? 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रयोगशाला थर्मामीटर में तापमान की परास प्रायः निम्न में से क्या होती है? तो प्रयोगशाला थर्मामीटर में तापमान की परास जो होती है वो होती है -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक। तो ऑप्शन नंबर ए वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
पारा आधारित क्लिनिकल थर्मामीटर का सामान्य ताप परिसर क्या होता है? तो पारा आधारित क्लिनिकल थर्मामीटर का सामान्य ताप परास जो होता है दोस्तों, वो होता है कितना? वो होता है 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्शन सी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आदित्य सर्दियों में खुद को गर्म रखने के लिए एक मोटे कंबल के स्थान पर दो पतले कंबल का उपयोग कर रहा है, क्योंकि सर्दियों में एक मोटे कंबल की तुलना में दो पतले कंबलों का संयोजन आपको अधिक गर्म क्यों रखता है? क्योंकि दोस्तों कंबलों के बीच ग्राहित वायु उष्मा की अल्पचालक होती है। जो कंबलों के बीच ग्रहित वायु होती है, ये उष्मा की क्या होती है? अल्पचालक होती है। तो ऑप्शन डी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जब आदित्य दो पतले कंबलों का उपयोग करता है तो उनके बीच में हवा की एक परत फंस जाती है। यह हवा उष्मा की बहुत खराब सुचालक होती है, इसलिए यह परत शरीर की गर्मी को बाहर नहीं जाने देती और अंदर की गर्मी बनाए रखती है। नतीजन आदित्य को ठंड कम लगती है और वह ज्यादा गर्म महसूस करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर्दियों में लोग जैकेट पहनते हैं, क्योंकि दोस्तों सर्दियों में लोग जैकेट क्यों पहनते हैं? तो जैकेट का कपड़ा उष्मारोधी होता है, इसलिए यह शरीर की उष्मा को रोक देता है, इसलिए सर्दियों में लोग क्या करते हैं? जैकेट को पहनते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम सर्दियों में ऊनी कपड़े क्यों पहनते हैं? तो हम सर्दियों में ऊनी कपड़े इसलिए पहनते हैं क्योंकि ऊन जो होता है ये उष्मारोधी होता है, जो हमें गर्म रखने में क्या करता है? सहायता करता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दो पात्र जिनमें से एक को काले रंग से तथा दूसरे को सफेद रंग से रंगा गया, दोपहर में 1 घंटे के लिए धूप में रखे गए। सही फ्रिक्शन का चयन कीजिए। दोस्तों काला पात्र जो होगा ना, वो सफेद पात्र की तुलना में अधिक गर्म हो जाएगा, क्योंकि काला पात्र जो है वो क्या करता है? सूर्य की किरणों को अवशोषित करता है। सूर्य की किरणों को क्या करता है? अवशोषित। और सफेद प्रकाश, सफेद जो होता है वो क्या करता है? परावर्तित करता है ना? तो ऑप्शन नंबर ए वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा समूह उष्मा चालकों को निरूपित करता है? तो उष्मा चालक कौन से होते हैं? एल्यूमिनियम, प्लास्टिक, लकड़ी होता है कि एल्यूमिनियम तो होता है, लेकिन प्लास्टिक, लकड़ी तो कुचालक होते हैं। एल्यूमिनियम, चांदी, तांबा, हाँ ये तीनों होते हैं उष्मा के चालक। लकड़ी, कागज, चांदी, चांदी तो होती है, लकड़ी, कागज नहीं होते। कागज, तांबा, प्लास्टिक, तांबा तो होता है, प्लास्टिक में। तो ऑप्शन बी वाला इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? दोस्तों गर्म रेत पर पैरों का जलना चालन द्वारा उष्मा अंतरण का उदाहरण है। तो सत्य बात है दोस्तों, गर्म रेत पर जो पैर जो जलते हैं वो चालन के द्वारा उष्मा अंतरण का उदाहरण है। ठोसों में उष्मा अंतरण सामान्यतः चालन के माध्यम से होता है, बिल्कुल सत्य बात है। चालन गर्म निकाय से ठंडे निकाय में उष्मा अंतरण का प्रक्रम है, तो दोस्तों बिल्कुल सत्य बात है। चालन उष्मा अंतरण का वह प्रक्रम है जिसमें उष्मा अंतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। नहीं दोस्तों, विकिरण में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। चालन में जो है हमको माध्यम की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर डी वाला इसका क्या है? गलत आंसर, मतलब ये कथन क्या है हमारा? गलत कथन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थर्मामीटर में किस तत्व का उपयोग किया जाता है? दोस्तों थर्मामीटर में किसका उपयोग करते हैं हम? तो मरकरी का उपयोग करते हैं। किसका? मरकरी का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है? बताइए कौन सा सत्य नहीं है? शरीर का तापमान मापने के लिए प्रयोगशाला थर्मामीटर का उपयोग नहीं किया जा सकता, बिल्कुल सत्य बात है। डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग करते हैं। क्वथन जल का तापमान मापने के लिए क्लिनिकल थर्मामीटर का उपयोग नहीं किया जा सकता, तो ये भी सत्य बात है। क्वथन जल का तापमान मापने के लिए क्लिनिकल थर्मामीटर का उपयोग नहीं करते। किसका उपयोग करते हैं? प्रयोगशाला थर्मामीटर का। क्लिनिकल थर्मामीटर की परास 35 से 42 डिग्री सेल्सियस होती है, बिल्कुल सत्य बात है। क्लिनिकल थर्मामीटर की परास कितनी होती है? 35 से 42 डिग्री सेल्सियस होती है। क्लिनिकल और प्रयोगशाला थर्मामीटर समान होते हैं क्या? नहीं दोस्तों, ये दोनों समान नहीं होते हैं। ठीक है, ये दोनों समान नहीं होते हैं। ठीक है ना दोस्तों, प्रयोगशाला थर्मामीटर जो है इसका उपयोग रसायन या अन्य वस्तुओं का तापमान मापने के लिए किया जाता है। इसकी तापमान परास कितनी होती है? 10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस या फिर अधिक होती है। इसमें किंक नहीं होता है। क्वथन जल का तापमान मापने के लिए प्रयोगशाला थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है। किसका? प्रयोगशाला थर्मामीटर का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब समान तापमान पर दो वस्तुओं को एक दूसरे के संपर्क में रखा जाता है तो निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा, ये हमसे पूछा है। दोस्तों जब समान तापमान पर दो वस्तुओं को एक दूसरे के संपर्क में रखा गया है, अब दोनों का तापमान समान है, तो क्या ऊर्जा का स्थानांतरण होगा क्या? दोस्तों नहीं होगा। तो दोस्तों दोनों वस्तुएं एक दूसरे को ऊर्जा का उष्मा अंतरित करेगी क्या? नहीं करेगी। तो कोई उष्मा अंतरित नहीं होती है जब दोनों वस्तु का तापमान समान है तब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
पुरानी इमारत में ऊर्जा दक्ष खिड़कियां लगाने से ऊर्जा खपत पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो पुरानी इमारत में ऊर्जा दक्ष खिड़कियां लगाने से ऊर्जा खपत पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इससे इमारत की तापन और शीतन लागत कम हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? दोस्तों कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों दिन के समय समुद्र से ठंडी हवा भूमि की ओर बहती है, यही कथन क्या है हमारा सही है? ऑप्शन नंबर डी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिन के समय समुद्र से ठंडी हवा जो होती है ना, वो भूमि की ओर बहती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी ठोस पदार्थ के एक सिरे से दूसरे सिरे तक ऊष्मा स्थानांतरित होती है, उसे क्या कहा जाता है? तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी ठोस पदार्थ के एक सिरे से दूसरे सिरे तक ऊष्मा स्थानांतरित होता है, उसे हम बोलते हैं चालन। क्या बोलते हैं? चालन बोलते हैं। दोस्तों चालन वह प्रक्रिया है जिसमें ऊष्मा ठोस पदार्थ के एक सिरे से दूसरे सिरे तक उसके कणों के आपसी कंपन के माध्यम से स्थानांतरित होती है, बिना पदार्थ के स्थानांतरण के। जैसे यदि आप धातु की छड़ के एक सिरे को आग पर गर्म करें तो कुछ समय बाद उसका दूसरा सिरा भी क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। बात करें संवहन के बारे में, तो उष्मा गर्मी का स्थानांतरण किसी तरल या गैस में कणों की गति के द्वारा होता है, तो वो संवहन प्रक्रिया है। जहां पे आपको बोल दे कि तरल या गैस के द्वारा उष्मा का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है, तो संवहन प्रक्रिया के द्वारा होता है। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? संवहन कहते हैं। जैसे हीटर से कमरे में गर्मी फैलना, समुद्री और थली हवाएं, ये सब किसके उदाहरण है? संवहन के। बात करें विकिरण की, तो उष्मा या गर्मी या ऊर्जा का स्थानांतरण किसी माध्यम के बिना सीधे एक वस्तु से दूसरे वस्तु तक तरंगों के रूप में होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? विकिरण कहते हैं। जैसे सूर्य की गर्मी का पृथ्वी तक पहुंचना। विशिष्ट उष्मा की बात करें तो किसी पदार्थ के इकाई द्रव्यमान, जैसे 1 ग्राम का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा को हम क्या बोलते हैं? विशिष्ट उष्मा बोलते हैं, या फिर इसे आमतौर पर जूल प्रति ग्राम प्रति डिग्री सेल्सियस में मापा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि एक प्रयोगशाला थर्मामीटर के लिए -10 डिग्री सेल्सियस और 0 डिग्री सेल्सियस के बीच 5 विभाजन है, तो थर्मामीटर द्वारा मापे जाने वाला सबसे छोटा मान क्या होगा? तो सबसे छोटा मान होगा दोस्तों, वो होगा 2 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि हम जानते हैं विभाजन की माप कैसे निकालते हैं, तो विभाजन की माप जो निकालते हैं वो निकालते हैं 10/5। कुल अंतर कितना है? कुल अंतर है 10 का, और कुल विभाजन कितने हैं? 5 है। तो अंतर बट्टे 5, तो 10/5 करेंगे तो कितना आएगा? 2 डिग्री सेल्सियस निकल के आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 27 डिग्री सेल्सियस केल्विन पैमाने में परिवर्तित करने पर कौन सा विकल्प सही होगा? मतलब 27 डिग्री सेल्सियस को केल्विन पैमाने में बदलना है, तो 27 को 273.15 में जोड़ दीजिए। तो 27 को 273 में जोड़ेंगे तो कितना निकल के आएगा? वो आएगा 300 केल्विन के बराबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि किसी पदार्थ का रैखिक प्रसार गुणांक 2 × 10⁻⁵ डिग्री कूलाम है, तो इसका क्या अर्थ है? दोस्तों यदि किसी पदार्थ का रैखिक प्रसार गुणांक 2 × 10⁻⁵ डिग्री सेल्सियस प्रति डिग्री सेल्सियस है, तो दोस्तों प्रति डिग्री सेल्सियस है, तो इसका क्या अर्थ होता है? तो पदार्थ प्रति डिग्री सेल्सियस अपनी मूल लंबाई से 2 × 10⁻⁵ गुना फैलता है, यही क्या है इसका अर्थ है। तो ये क्या है? प्रति डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आगे याद रखिएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस अधातु का क्वथनांक सबसे कम होता है? दोस्तों वह अधातु जिसका क्वथनांक सबसे कम होता है वो है हमारा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक अधातु है जिसका क्वथनांक सबसे कम होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन सा ऊष्मा के उपयोग का परिणाम नहीं है? तो ऊष्मा के उपयोग का परिणाम क्या नहीं होगा? आकार में परिवर्तन होता है, ताप में परिवर्तन होता है, अवस्था में परिवर्तन होता है, द्रव्यमान में परिवर्तन होता है क्या? नहीं होता। तो ऑप्शन सी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रकाशिक उत्तापमापी ऑप्टिकल पैरोमीटर क्या मापता है? तो दोस्तों प्रकाश उत्तापमापी जो है ये मापता है पृष्ठ के तापमान को। किसको मापता है? पृष्ठ के तापमान को मापता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2.5 मीटर लंबी स्टील की छड़ को 20 डिग्री सेल्सियस से 120 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर उसमें 5 mm का विस्तार होता है। स्टील का रैखिक प्रसार गुणांक ज्ञात कीजिए। दोस्तों रैखिक प्रसार गुणांक अल्फा बराबर क्या होता है? रैखिक प्रसार गुणांक अल्फा बराबर होता है लंबाई में परिवर्तन डेल एल बटे मूल लंबाई एल इंटू तापमान में परिवर्तन के, यही होता है रैखिक प्रसार गुणांक। अब जो लंबाई में परिवर्तन है वो कितना हो रहा है? 5 mm का विस्तार हो रहा है, मतलब यही लंबाई में परिवर्तन है। तो 5 mm है तो इसको मीटर में चेंज करेंगे, तो 5 मिलीमीटर, मिली का मान क्या होता है? 10⁻³ तो क्या हो जाएगा? डेल एल का मान 5 × 10⁻³ डिवाइडेड बाई एल का मान कितना है? 2.5,
और तापमान में परिवर्तन कितना है, 20 में से 120 गया तो 100, यही होगा। अब दोस्तों यहां से पॉइंट हटेगा तो ऊपर एक 10 चले जाएगा, ठीक है। 5 से काट देते हैं, 5 दूनी पचम 25, 5 से काट देते हैं 5 दूनी 10, तो ऊपर क्या हुआ 2 इंटू 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाई 100। अब ये 100 भी ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -2 हो जाएगा, तो 10 की पावर -2, 10 की पावर -3 क्या हो जाएगा, 10 की पावर -5, तो 2 इंटू 10 की पावर -5 जो होगा ये क्या होगा, रेखीय प्रसार गुणांक होगा। ऑप्शन नंबर सी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा जल के सही क्वथनांक को निरूपित करता है। दोस्तों जल का सही क्वथनांक क्या होता है, तो दोस्तों सही क्वथनांक जो होता है र्यूमर में होता है 80 र्यूमर, सेंटीग्रेड में होता है 100 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में होता है 373 केल्विन, और फारेनहाइट में क्या होता है 212 डिग्री फारेनहाइट। तो र्यूमर में कितना होता है, 80 र्यूमर होता है, तो ऑप्शन नंबर ए वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि सेल्सियस में पूछे तो 100 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में पूछे 373 केल्विन, और फारेनहाइट में पूछे तो कितना होता है 212 डिग्री फारेनहाइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उच्च तापमानों के लिए थर्मामीटर में एल्कोहल की अपेक्षा मरकरी को प्राथमिकता क्यों दी जाती है। क्योंकि दोस्तों एल्कोहल, मरकरी जो होता है ना वो एल्कोहल की तुलना में अधिक तापमान माप सकता है, इस वजह से थर्मामीटर में एल्कोहल की अपेक्षा मरकरी को प्राथमिकता दी जाती है। तो ऑप्शन डी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। उष्मा और ताप के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो उष्मा और ताप के संबंध में जो सही कथन है वो क्या है, वो है उष्मा ताप के बिना भी विद्यमान हो सकती है, यही क्या है हमारा सही कथन है। ठीक है दोस्तों, ताप वस्तुओं के बीच उष्मा स्थानांतरण है, यह गलत है, क्योंकि उष्मा स्वयं ऊर्जा है जो स्थानांतरित होती है, जबकि तापमान वह भौतिक गुण है जो स्थानांतरण की दिशा निर्धारित करता है। उष्मा और ताप सदैव एक साथ बढ़ते हैं, यह गलत है। उदाहरण के लिए जब कोई पदार्थ अपनी अवस्था बदलता है, जैसे बर्फ का पानी में बदलना, तो उष्मा दी जाती है, लेकिन तापमान क्या रहता है, स्थिर रहता है। ठीक है, उष्मा किसी वस्तु की गर्माहट या ठंडक को मापती है क्या, नहीं, ये भी गलत है, क्योंकि यह ताप है जो किसी वस्तु की गर्माहट या ताप को, ठंडक को मापता है। कौन, ताप, उष्मा ऊर्जा का एक रूप है। ठीक है, तो ऑप्शन सी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस अधातु का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। तो दोस्तों ब्रोमीन जो अधातु है ना, इसका गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें तरल कणों की वास्तविक गति द्वारा उष्मा का स्थानांतरण होता है उसे क्या कहा जाता है। तो तरल बोल दिया है, तो तरल किसके लिए, तरल में किसका उपयोग करते हैं, संवहन विधि का, तो संवहन किसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चालन किसमें करते हैं, ठोसों में। विकिरण किसमें करते हैं, मान लिया आपने कोई बर्तन को आपने बाहर रखा, गर्म बर्तन को खुली हवा में, वो धीरे धीरे क्या हुआ, विकिरण की वजह से उसकी वो धीरे धीरे ठंडा होने लगा, तो वो विकिरण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत उच्च तापमान जैसे कि लाल तप्त धातु को मापने के लिए निम्न में से कौन सा थर्मामीटर सबसे उपयुक्त है। दोस्तों बहुत अधिक उच्च तापमान को मापने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, तो पायरोमीटर का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन सी बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कॉन्टैक्ट थर्मामीटर की तुलना में उत्तापमापी पायरोमीटर का उपयोग करने का मुख्य लाभ क्या है। तो दोस्तों उत्तापमापी जो है ना, वस्तु के साथ सीधे संपर्क की आवश्यकता नहीं है। उत्तापमापी में वस्तु को सीधे संपर्क की आवश्यकता नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जब दो पिंड तापी संपर्क में होते हैं तो उनके बीच उष्मा प्रवाह होगा यदि वे डैश में भिन्न हो। जब दोस्तों दो पिंड तापी संपर्क में होते हैं तो उनके बीच उष्मा का प्रवाह होगा यदि वे किस में भिन्न होंगे, तापमान में भिन्न होंगे। यदि उनका तापमान अलग अलग होगा तो तापी संपर्क में उनके बीच उष्मा का क्या होगा, स्थानांतरण होगा। तो ऑप्शन नंबर ए वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी प्रणाली में भेजी जाने वाली उष्मा को डैश में मापा जाता है। तो किसी प्रणाली में भेजी जाने वाली उष्मा को मापा जाता है किसमें, जूल में मापा जाता है। किसमें मापा जाता है, जूल में मापा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उष्मा को मापने के लिए निम्न में से किस मीटर का उपयोग किया जाता है। तो उष्मा को मापने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, हम करते हैं कैलोरीमीटर का उपयोग। किसका उपयोग, कैलोरीमीटर का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 77 डिग्री फ़ारेनहाइट निम्न में से किसके बराबर है। मतलब फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में चेंज करना है, तो बस आपको फॉर्मूला याद रखना है क्या, C/5 इज इक्वल टू F-32 डिवाइडेड बाई 9। सेल्सियस में चेंज करना है तो C/5 हो जाएगा। F का मान कितना है, 77, 77 माइनस 32 डिवाइडेड बाई 9। तो 77 में से 32 जाएगा, कितना बचेगा, 7 में से 2 गए 5,
साथ में देंगे चाहे, तो 45 यहाँ बचेगा कितना, यहाँ पे ऊपर में 45, 45 का मल्टीप्लाई 5 में करिए, पचम 25 की 5 हासिल का आया 2, 5 24 और 2 22, 225 बराबर क्या आ जाएगा 9c क्या आ जाएगा, 9 से काट दीजिए इसको, 9 दूनी 18, 9 पाँचे 45, तो 25 डिग्री सेल्सियस के बराबर होगा 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। -200 डिग्री सेल्सियस बराबर डैश फ़ारेनहाइट। अब सेल्सियस दिया गया है तो C/5 -200 दिया गया है बराबर F-32 डिवाइडेड बाई 9, काट देते हैं, 520, 500, 936, तो -360 इज इक्वल टू F-32, ये 9 का इधर मल्टीप्लाई किए तो ठीक है, -32 रहेगा प्लस में हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, दो इसमें से घट जाएगा -32, तो क्या होगा 10 में से 2 गए 8, यहाँ बचा कितना 5, 5 में 3 गए 2, और यहाँ कितना बचा 3, तो 328 माइनस में आएगा, -328, ऑप्शन नंबर बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आंतरिक ऊर्जा को परिभाषित किया गया, आंतरिक ऊर्जा को परिभाषित किया गया है दोस्तों, आंतरिक ऊर्जा को किससे परिभाषित किया गया है, तो आंतरिक ऊर्जा को परिभाषित किया गया है किससे, ऊष्मागतिकी के पहले नियम से। दोस्तों किसी निकाय में उपस्थित अणुओं की गतिज ऊर्जा व स्थितिज ऊर्जा के योग को निकाय की आंतरिक ऊर्जा कहते हैं, इसे यू से दर्शाते हैं, इसका मात्रक जूल है। ऊष्मागतिकी का पहला नियम आंतरिक ऊर्जा की अभिधारणा को प्रतिपादित करता है। इस नियम के अनुसार ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तापमान में समान वृद्धि होने पर तांबा शीशे की तुलना में डैश गुना अधिक फैलता है। दोस्तों तापमान में समान वृद्धि होने पर तांबा जो है शीशे की तुलना में कितने गुना, 4 गुना अधिक फैलता है। कितने गुना, 4 गुना। दोस्तों तापमान में परिवर्तन होने पर ऊष्मा हस्तांतरण द्वारा किसी पदार्थ की मात्रा में परिवर्तन होता है। यह गुणधर्म रैखिक विस्तार गुणांक द्वारा निर्धारित किया जाता है, जिसे तापमान में परिवर्तन के प्रत्येक डिग्री के लिए एक विशिष्ट पदार्थ की लंबाई में भिन्नात्मक परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जाता है। तांबा 20 डिग्री सेल्सियस पर 17 इंटू 10⁻⁻6 प्रति केल्विन व कांच 20 डिग्री सेल्सियस पर 3.3 इंटू 10⁻⁻6 प्रति केल्विन। तो तापमान में समान वृद्धि होने पर तांबा शीशे की तुलना में 5 गुना अधिक फैलता है। कितना गुना, सॉरी दोस्तों 5 गुना अधिक फैलता है, 4 गुना नहीं 5 गुना। ठीक है, 5 गुना अधिक फैलता है, तो ऑप्शन बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेल्सियस तापमान और फ़ारेनहाइट तापमान निम्न में से किससे संबंधित है। दोस्तों सेल्सियस तापमान और फ़ारेनहाइट तापमान, तो हम जानते हैं सेल्सियस तापमान बराबर क्या होता है दोस्तों, ये होता है C/5 इज इक्वल टू F-32 डिवाइडेड बाई 9। तो क्या हो जाएगा 9C बराबर F-32 इंटू 5, ये होगा। तो C बराबर क्या हो जाएगा, C बराबर हो जाएगा F-32 डिवाइडेड बाई 9, F-32 डिवाइडेड बाई 9। अपने को फ़ारेनहाइट में बताना है तो ठीक है फ़ारेनहाइट में बता देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 9C/5, 9C/5 इज इक्वल टू F-32। तो क्या हो जाएगा ये F-32, तो 32 इधर आ जाएगा, तो 9C/5 प्लस 32 इज इक्वल टू F बराबर ऑप्शन नंबर कौन सा जो होगा, ऑप्शन नंबर सी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा, ए वाला क्वेश्चन है ना, 9/5C प्लस 32। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। फ़ारेनहाइट पैमाने पर पानी के क्वथनांक और हिमांक बिल्कुल डैश डिग्री अलग होते हैं। तो फ़ारेनहाइट पैमाने पर पानी के क्वथनांक और हिमांक जो है ये 180 डिग्री पर अलग होते हैं। कितने डिग्री पर, 180 डिग्री पर। ठीक है, हाइट पैमाने पर जल का हिमांक 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, क्वथनांक 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, वायुमानक वायुमंडलीय दाब पर। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। फ़ारेनहाइट और सेल्सियस स्केल डैश पर अभिमुख होते हैं, तो -40 डिग्री सेल्सियस पर अभिमुख होते हैं, तो आपको पता ही होगा। आगे बढ़ते हैं। 95 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर डिग्री सेल्सियस, इसको आप खुद से बनाइएगा, अपने आपको सॉल्व करके दिखा दिया कैसे करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी थर्मोडायनामिक्स प्रक्रिया प्रेशर कुकर में भोजन के भाप बनने का अनुमान लगाती है। तो थर्मोडायनामिक्स प्रक्रिया प्रेशर कुकर में भोजन के भाप बनने का अनुमान लगाती है, उसे हम बोलते हैं आइसोकोरिक सम आयतनिक। क्या बोलते हैं, आइसोकोरिक सम आयतनिक। ऑप्शन नंबर सी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 152 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर डिग्री सेल्सियस के बराबर, इसको भी आप खुद बनाइए, हमने बता दिया एक क्वेश्चन आपको करके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
-100 डिग्री सेल्सियस बराबर डैश फ़ारेनहाइट, ये भी आप खुद करिए, इसको भी हमने आपको बता दिया करके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये भी आपको बता दिया है, सेम क्वेश्चन है, आगे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, -150 डिग्री सेल्सियस बराबर फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस ही चल रहा है दोस्तों, इसको भी आप खुद से करिए सॉल्व। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 86 डिग्री फ़ारेनहाइट डैश के बराबर होता है तो सेल्सियस में बदलना है, ये भी आप खुद से करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से उस चर वेरिएबल की पहचान करें जो गैस के व्यवहार के बारे में नहीं बताता है। तो दोस्तों गैस के व्यवहार के बारे में नहीं बताता है तो वो है दोस्तों हमारा समय। समय जो है ये गैस के व्यवहार के बारे में नहीं बताता है। दाब हो गया, आयतन हो गया, तापमान हो गया, ये गैस के व्यवहार के बारे में बताता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 50.2 वाट प्रति मीटर मीटर केल्विन की उष्मा चालकता वाली स्टील की छड़ की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 0.02 मीटर स्क्वायर और लंबाई 15 सेंटीमीटर है। यदि छड़ के दोनों सिरों के बीच 300 डिग्री सेल्सियस का तापांतर बनाए रखा जाता है तो छड़ में होने वाले उष्मा प्रवाह की दर क्या होगी, ये हमसे पूछा है। दोस्तों उष्मा प्रवाह की दर क्या होती है, ये होती है K इंटू ए इंटू डेल्टा टी डिवाइडेड बाई एल के, ये होती है उष्मा प्रवाह की दर। हमसे K कितना दिया गया है, हमको K दिया गया है दोस्तों 50.2 वाट प्रति मीटर केल्विन। तो K का मान कितना है हमारे पास में, ये दिया गया है 50। एरिया कितना है 0.02 मीटर, 0.02 मीटर। और समय में परिवर्तन कितना है दोस्तों 300 डिग्री का तापांतर है। और लंबाई कितनी दी गई है 15 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो क्या करेंगे 100 से भाग लगाएंगे, 100 से भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 0.15 हो जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट से ये पॉइंट कट जाएगा, 15 से काट देते हैं, 15 दूनी 30, 15 शून्य शून्य 20 बार में, तो कितना बचा ये 20 दूनी 40, 40 इंटू 50, 40 इंटू 5, 50 कितना करेंगे कितना आएगा 40 इंटू 50 2000। तो 2000 हमारा निकल के आया, तो क्या हो जाएगा दोस्तों ये 2000 2 किलो जूल के बराबर होगा कि नहीं, तो 2 किलो जूल प्रति सेकेंड, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। अच्छा 50.2 था ना, मैंने बोल कर दिया, तो 2008 आएगा तो 2 किलो जूल। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। 2 सेंटीमीटर मोटाई और 0.1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले स्टेरोफोम की एक शीट में इसकी आंतरिक और बाहरी सतहों के बीच तापमान का अंतर 30 डिग्री सेल्सियस है। यदि मान लिया जाए कि उष्मा चालकता 0.01 जूल प्रति सेकेंड मीटर केल्विन है तो शीट के माध्यम से प्रभावित होने वाली उष्मा के प्रवाह की दर कितनी होगी। तो अभी हमने बताया उष्मा प्रवाह की दर Q बराबर क्या होता है K इंटू ए इंटू डेल्टा टी बाई एल, यही होता है। ठीक है, मान रख देते हैं। अब बोला है K का मान कितना है, K का मान कितना दिया गया है 0.01, 0.01, 0.01। A का मान कितना है 0.1 है, डेल्टा टी कितना है 30 और L का मान कितना दिया गया है 2 सेंटीमीटर, तो मीटर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.02 मीटर, 100 से भाग लगाएंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट से ये पॉइंट कट जाएगा दोस्तों हमारे पास में, ये पॉइंट हटेगा तो नीचे एक जीरो आ जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, तो ये 3 और नीचे 2, 3/2 का मतलब क्या होगा 1.5 जूल प्रति सेकेंड, ऑप्शन नंबर ए वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको काटेंगे तो 1.5 में जाएगा, तो 1.5 ही इसका क्या होगा राइट आंसर, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उस सामग्री की पहचान करें जिसमें रेखिक विस्तार गुणांक सबसे कम होता है। तो रेखिक विस्तार गुणांक सबसे कम किसमें होता है दोस्तों, वो होता है आयरन में। किसमें होता है, आयरन में होता है। दोस्तों रेखीय प्रसार उष्मा के कारण लंबाई में परिवर्तन होता है, तो रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा बराबर क्या होता है डेल एल बटे एल इंटू डेल्टा टी, यही होता है। शीशे का रेखीय प्रसार गुणांक 29 इंटू 10⁻⁶ प्रति केल्विन। पीतल का रेखीय प्रसार गुणांक 19 होता है। तांबे का रेखीय प्रसार 16 होता है। लोहे का रेखीय प्रसार गुणांक 11 होता है। तो सबसे कम किसका होता है, लोहे का होता है। ठीक है, क्लियर। यहाँ पे अगर इन चारों ऑप्शन में देखा जाए तो लेड का सबसे अधिक होता है, उससे कम पीतल का होता है, उससे कम तांबे का होता है और उससे कम आयरन का होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उस सामग्री की पहचान करें जिसमें आयतन विस्तार का उच्चतम गुणांक होता है। अभी हमसे पूछा था रेखीय प्रसार, अब आयतन विस्तार का उच्चतम गुणांक जो होता है वो होता है कठोर रबर में। किसमें होता है, कठोर रबर में। दोस्तों पीतल का होता है कितना 6 आयतन प्रसार गुणांक, लोहे का होता है 3.55, पारे का होता है 18.2 और कठोर रबर का होता है 24। तो सबसे उच्चतम किसका होता है,
कठोर रबर का होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पानी की दी गई मात्रा का आयतन डैश है जब इसका तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा दिया जाता है। तो दोस्तों जब भी तापमान को 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया जाता है तो आयतन क्या होता है, घटता है, और घनत्व क्या होता है, बढ़ता है। पानी के मामले में आयतन क्या होता है, घटता है, लेकिन घनत्व क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, तो पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से गर्म करने पर तो घटता है, ऑप्शन सी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। आयतन कम होने लगता है क्योंकि गर्म करने से पानी का घनत्व बढ़ जाता है, और 4 डिग्री सेल्सियस में पानी का घनत्व क्या होता है, सर्वाधिक होता है। लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस के बाद बर्फ पूरी तरह से पानी में पिघल जाती है और फिर घनत्व कम होने लगता है और आयतन बढ़ने लगता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब 1 किलोग्राम पानी को 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है तो इसका आयतन क्या होता है। तो जब दोस्तों पानी को 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है तो इसका आयतन अधिक हो जाता है। आयतन क्या होता है, अधिक हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तांबे के बने हुए उस उष्मामापी कैलोरीमीटर का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। यदि इसके द्वारा 3.6 किलो जूल उष्मा अवशोषित किए जाने पर इसके तापमान में 45 डिग्री की वृद्धि होती है और तांबे की विशिष्ट उष्माधारिता 0.4 जूल प्रति ग्राम प्रति केल्विन है। तो हम जानते हैं उष्मा क्यू बराबर क्या होता है, ये होता है m इंटू एस इंटू डेल्टा टी के। m इंटू एस इंटू डेल्टा टी। एस क्या है, विशिष्ट उष्माधारिता। m हमको निकालना है, उष्मा कितनी है, 3.6 किलो जूल है, तो इसको हम लिखते हैं 3600 जूल बराबर। ठीक है, 3.6 तो 3600 जूल हो जाएगा। m का मान हमको निकालना है, s कितना दिया गया है 0.4, और तापमान में परिवर्तन कितना है दोस्तों, 45 डिग्री का है। ठीक है, अब काट लेते हैं किससे, 9 से काटते हैं, 9 5 45, 9 4 36, 400 हो जाएगा। यहाँ से पॉइंट हटेगा तो नीचे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 4 से काट देते हैं, ये 100 बार में कट जाएगा, तो 100 इंटू 10 कितना हो जाएगा ये, अच्छा 5 से काट देते हैं, 5 दूनी 10, 2 से काट देते हैं, 2 इंटू 100 200, तो 200 ग्राम जो होगा वो क्या होगा, हमारा द्रव्यमान का मान निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर सी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। एक पीतल की छड़ जिसकी तापी चालकता 109 जूल प्रति सेकंड मीटर केल्विन का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 0.04 मीटर स्क्वायर, लंबाई 20 सेंटीमीटर। यदि छड़ के दोनों सिरों को 200 डिग्री सेल्सियस के तापमान अंतर पर बनाए रखा जाता है तो छड़ के माध्यम से उष्मा प्रवाह की दर क्या होगी। तो उष्मा प्रवाह की दर क्या होता है, ये होता है K इंटू ए इंटू डेल्टा टी डिवाइडेड बाई एल। K इंटू ए इंटू डेल्टा टी डिवाइडेड बाई एल। तो दोस्तों क्या निकालना है, उष्मा प्रवाह की दर क्यों निकालना है हमको। के का मान कितना दिया गया है दोस्तों, ये दिया गया है हमको, के का मान 109, कितना दिया गया है 109 दिया गया है। ए का मान कितना है 0.04, टी का मान कितना है, टी का मान 200 है, और सेंटीमीटर है लंबाई, तो सेंटीमीटर तो 0.20, 0.2। ठीक है, 0.20। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 जीरो से ये दशमलव से दशमलव कट जाएगा, 20 से काट देते हैं, 20 दाम 200, तो क्या हो जाएगा 10 चौ 40, 40 इंटू 109, तो 40 इंटू 109 करेंगे तो 4 9 36 किसे हासिल का है 3, 4 0 0 3, 4 एकम 4, तो 436 जीरो 4360 जूल प्रति सेकेंड। तो ये कितना हो जाएगा 4.36 जूल किलो जूल प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर डी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लोहे के 200 ग्राम ब्लॉक को 30 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया गया। ब्लॉक में कितनी उष्मा स्थानांतरित की गई। लोहे की विशिष्ट उष्मा 450 जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन। तो उष्मा स्थानांतरित की गई मतलब क्या बोला गया, उष्मा को स्थानांतरित किया गया मतलब उष्मा क्यू बराबर क्या होता है, m इंटू एस इंटू डेल्टा टी, यही तो होता है। तो दोस्तों हमको क्या दिया गया है, m इंटू एस इंटू डेल्टा टी। ठीक है, हमको q का मान निकालना है। m का मान कितना है 200 ग्राम, 200 ग्राम का मतलब क्या होता है 0.2 किलोग्राम। s कितना है 450, और तापमान में परिवर्तन 60 में से 3 गए 30 गए 30, तो यहाँ कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा ऊपर नीचे में। ठीक है, तो पॉइंट हटेगा, नीचे 0 आ गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो क्या 45 दूनी 90, 90 227, और कितने जीरो 2 जीरो, तो 2700 जूल। ऑप्शन नंबर ए वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
180 ग्राम द्रव्यमान के एक तवे की ऊष्मा क्षमता का पता लगाएं। अगर 2400 जूल ताप प्राप्त करने में इसका तापमान 50 डिग्री बढ़ जाता है। अब क्या बोल रहा है, ऊष्मा क्षमता का पता लगाना है। ऊष्मा क्षमता सी क्या होती है दोस्तों, ऊष्मा क्षमता सी होती है क्यू अपॉन में डेल्टा टी के। क्या होती है, क्यू अपॉन में डेल्टा टी। क्यू क्या है, ऊष्मा है। ऊष्मा कितनी है, 2400 है। तापमान में अंतर कितना है, 50 है। बस सॉल्व कर लीजिए, एक शून्य से एक शून्य, 5 24 5 8 40, तो 48 जूल प्रति केल्विन। ऑप्शन नंबर ए वाला इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 300 ग्राम धातु के एक ब्लॉक की विशिष्ट ताप क्षमता क्या होगी जब यह 12 किलो जूल की ऊष्मा को अवशोषित करता है, तब इसका तापमान 50 डिग्री तक बढ़ जाता है। दोस्तों इसके पहले वाला क्वेश्चन आप देखिए, इसके पहले वाले क्वेश्चन की बात करें तो वहां ऊष्मा क्षमता पूछा था, ऊष्मा क्षमता मतलब सी का मान पूछा था। लेकिन यहाँ जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या बोला है, विशिष्ट ताप क्षमता, मतलब एस का मान हमसे यहाँ पे पूछा है। तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है क्वेश्चन में, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। ताप क्षमता पूछा है कि विशिष्ट ताप क्षमता पूछा है, ठीक है। वहां ताप क्षमता पूछा था, यहाँ विशिष्ट ताप क्षमता पूछा है। तो यहाँ पे हम किसका उपयोग करेंगे, हम जानते हैं ऊष्मा क्यू बराबर क्या होता है, एम इंटू एस इंटू डेल्टा टी के, यही होता है। क्यू का मान कितना है, 12 किलो जूल मतलब 12,000। एम का मान कितना है, 300 ग्राम। अब ग्राम को किलोग्राम में चेंज करेंगे, नहीं करेंगे क्योंकि हमारा आंसर ग्राम में ही है, तो इसको 300 ही रखते हैं अपन। एस हमको निकालना है और डेल्टा टी का मान कितना है, 50 है। बस 1 0 2 0 3 0, 1 0 2 0 3 0, 3 से काट देते 312। तो एस बराबर क्या आएगा, 4/5। तो 5 शून्यम शून्य, 5 8 40, 0.8 जूल प्रति ग्राम प्रति केल्विन। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, डी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से उस पदार्थ की पहचान करें जिसकी विशिष्ट ऊष्माधारिता उच्चतम होती है। तो विशिष्ट ऊष्माधारिता किसकी उच्चतम होती है, तो पानी की उच्चतम होती है दोस्तों, किसकी, पानी की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एल्यूमिनियम की कितनी होती है, 900। केरोसिन की कितनी होती है, 2118 होती है। पानी की कितनी होती है, 4186 होती है। बर्फ की कितनी होती है, 2060 होती है। तो सबसे अधिक किसकी, इसमें पानी की है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। 100 ग्राम के एल्यूमिनियम के एक टुकड़े जिसकी विशिष्ट ऊष्मा 900 जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन का ताप 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए इसे कितनी ऊष्मा दी जानी चाहिए, मतलब हमको क्यू का मान पूछा है। तो क्यू बराबर क्या होता है, एम इंटू एस इंटू डेल्टा टी के, सभी को पता होगा। एम का मान कितना है, 100 ग्राम है। 100 ग्राम है तो किलोग्राम में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.1। एस का मान कितना दिया गया है, 900, और डेल्टा टी कितना दिया गया है हमको, 10। पॉइंट हटेगा, नीचे 10 आ जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा, ऊष्मा कितनी निकल के आ जाएगी हमारी, 900 जूल। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 43.2 किलो जूल ऊष्मा अवशोषित कराने के लिए एल्यूमिनियम से बने 800 ग्राम कैलोरीमीटर को कितने डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाना चाहिए। एल्यूमिनियम की विशिष्ट ऊष्माधारिता 0.9 जूल प्रति ग्राम प्रति केल्विन है। क्या पूछा है हमसे, कितने डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाना चाहिए, मतलब डेल्टा टी का मान हमसे पूछा है। तो हम जानते हैं ऊष्मा क्यू बराबर क्या होता है दोस्तों, एक ही फॉर्मूला याद रखिए, एम इंटू एस इंटू डेल्टा टी। इससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे, एक ही फॉर्मूला याद रखोगे, इससे कंफ्यूज नहीं होंगे आप। ऊष्मा कितनी है, 43.2 किलो जूल, मतलब 43,200 जूल। एम का मान कितना है, 800 ग्राम है। तो ग्राम है तो ग्राम को ग्राम में ही रखेंगे, ग्राम में ही रखेंगे। ऊष्माधारिता कितनी है, ये दी गई है 0.9, क्योंकि ग्राम में ही है सब, और डेल्टा टी हमको निकालना है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 1020 1020, 8×5 40, 832, तो ये 8 से कट गया। पॉइंट हटेगा तो नीचे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 9 से काट देते हैं, 9×6 = 54, 6 इंटू 10 करेंगे तो 60। तो क्या निकल के आएगा डेल्टा टी का मान हमारा, 60 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। लेड की विशिष्ट ऊष्माधारिता 125 जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन है। यदि लेड के 250 ग्राम के एक टुकड़े द्वारा 5 किलो जूल ऊष्मा अवशोषित किए जाने के बाद उसका तापमान 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है, तो इसकी ऊष्माधारिता ज्ञात कीजिए। ऊष्माधारिता हमसे पूछा है, और ऊष्माधारिता सी बराबर क्या होता है दोस्तों, ये होता है क्यू बाई डेल्टा टी के, या ताप क्षमता भी आप बोल सकते हैं इसको। क्यू का मान कितना है, 5 किलो जूल मतलब 5000,
और डेल्टा टी कितना है 10, बस यही सॉल्व करना है आपको। तो 500 जूल प्रति केल्विन, ऑप्शन नंबर सी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ और की जरूरत पड़ी क्या आपको? नहीं पड़ी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लेड के संलयन की विशिष्ट गुप्त ऊष्मा 23 जूल प्रति ग्राम है। यदि लेड का एक टुकड़ा इसके हिमांक 327 डिग्री सेल्सियस पर जमने पर 2116 जूल ऊष्मा मुक्त करता है, तो उस टुकड़े का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो हमको क्या पूछा है? द्रव्यमान ज्ञात करने बोला है। और क्या विशिष्ट गुप्त ऊष्मा L का मान हमको दिया गया है। तो दोस्तों ऊष्मा Q बराबर जो होता है ये होता है m इंटू एल के। ये भी फॉर्मूला आपको याद रखना है। ऊष्मा Q बराबर क्या होता है? m इंटू एल के, जब हमको विशिष्ट गुप्त ऊष्मा दी गई हो। अब Q का मान जो दिया गया है वो दिया गया है हमको कितना? 2116 बराबर m का मान कितना दिया गया है हमको? m का मान कितना दिया गया है? नहीं, m तो हमको निकालना है। और L का मान कितना दिया गया है हमको दोस्तों? L का मान हमको दिया गया है कितना? 23। बस इतना ही आपको सॉल्व करना है। ये सेल्सियस पर जमने पर ये 327, ये कुछ काम का नहीं है हमारे। इसको जब काटेंगे 23 से कितने बार जाएगा? 9 बार में काट देते हैं। 23 9 9 तिया 27 की 7 हासिल का है 2, 9 दूनी 18 2 19, 18 2 20, 207। 207 तो बचा कितना यहाँ पे? 207 4 बचा, तो 23 दूनी 46। तो 92 ग्राम जो होगा वो द्रव्यमान का मान होगा। ऑप्शन नंबर ए वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जब गुप्त ऊष्मा दे तो उसका आपको ऊष्मा का फॉर्मूला याद रखना है, Q बराबर m इंटू एल। एल क्या है यहाँ पे? विशिष्ट गुप्त ऊष्मा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा क्षमता को किसके द्वारा तय किया जाता है? तो किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा क्षमता Q बराबर क्या होता है दोस्तों? m इंटू एस इंटू डेल्टा टी, यही होता है। विशिष्ट ऊष्मा क्षमता मतलब S बराबर क्या हो जाएगा? तो S बराबर हो जाएगा Q अपॉन में m इंटू डेल्टा टी, बराबर क्या हो जाएगा? S के हो जाएगा। तो इसको 1 अपॉन m भी तो लिख सकता हूँ, 1 अपॉन m Q अपॉन में डेल्टा टी, या डेल Q अपॉन डेल्टा टी। ऑप्शन नंबर ए वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। किसी 100 ग्राम खाद्य तेल में कितनी ऊष्मा स्थानांतरित की जाए कि इसका तापमान 20 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाए? तेल की विशिष्ट ऊष्मा 1965 जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन है। तो क्या पूछा है हमसे? ऊष्मा स्थानांतरित की जाए मतलब Q निकालना है। ठीक है, तो Q बराबर क्या होता है? m इंटू एस इंटू डेल्टा टी। बस एक ही फॉर्मूले से पूरा क्वेश्चन बन जाएंगे दोस्तों, कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। एक ही फॉर्मूला याद रखिए, Q बराबर m इंटू एस इंटू डेल्टा टी, और यदि गुप्त ऊष्मा दी है तो Q बराबर m इंटू एल। मान लो इसी क्वेश्चन में गुप्त ऊष्मा भी दी है तो यहाँ पे Q की जगह पे हम m इंटू एल भी लिख सकते थे। ठीक है, तो क्या पूछा है? ऊष्मा m का मान कितना है? 100 ग्राम है, हमको किलोग्राम में चेंज करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा? 0.1 हो जाएगा। S का मान कितना है? 1965, और डेल्टा टी कितना है? 20 है। तो पॉइंट हटेगा, नीचे 10 आ जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। 1965 इंटू 2 करेंगे तो 1965 में जब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3930, यहां बोल सकते 3.93 किलो जूल, 3.93 किलो जूल। ऑप्शन नंबर ए वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। 50 ग्राम भार वाले तांबे के किसी खंड को 20 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। खंड में कितनी ऊष्मा स्थानांतरित होगी? तांबे की विशिष्ट ऊष्मा 386 जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन है। ऊष्मा स्थानांतरित होगी तो Q बराबर क्या होता है? m इंटू एस इंटू डेल्टा टी। बस यही फॉर्मूला आपको हमेशा लगाना है। Q हमको निकालना है, m का मान कितना है? 50 ग्राम है। आंसर किस में? जूल में, तो ग्राम को चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0.05 किलोग्राम। S का मान कितना है? 386 है, और डेल्टा टी का मान कितना है? 20 से 60 मतलब 40, अंतर लेंगे तो। ठीक है, पॉइंट हटेगा, नीचे क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 2 से काट देते हैं, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, तो ये 5 से 5 कट जाएगा। 386 इंटू 2 करिए, 2 छक 12 की तो हासिल का है 1, 2 आठी 16 और 1 17 के साथ हासिल का है 1, 2 तिया 6 और 1 7, तो 772 जूल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चांदी के 100 ग्राम ब्लॉक का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए कितनी ऊष्मा स्थानांतरित की जाना चाहिए? चांदी की विशिष्ट ऊष्मा 236। बस Q बराबर m इंटू एस इंटू डेल्टा टी लगा लीजिए, आप कुछ मत करिए, जो भी पूछेगा वो पूछ लेंगे। ऊष्मा के बारे में पूछा है, m का मान कितना है? 100 ग्राम, तो किस में करेंगे 100 ग्राम को? किलोग्राम में, 0.1 किलोग्राम।
एस का मान कितना है 236 और डेल्टा टी कितना है 40 है। एक पॉइंट हटेगा, नीचे 10 आ जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। 236 में 4 का मल्टीप्लाई कीजिए, 4 छक 24 की 4 हासिल का है 2, 4 तिया 12 2 14 की 4 हासिल का है 4 दूनी 8 और 1 9, 944 जूल ऑप्शन नंबर ए वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 500 ग्राम द्रव्यमान वाले धातु के एक टुकड़े की विशिष्ट उष्माधारिता ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा 10 किलो जूल उष्मा अवशोषित किए जाने पर इसके तापमान में 80 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है। अब यहाँ विशिष्ट उष्माधारिता पूछा है दोस्तों, उष्माधारिता नहीं, उष्माधारिता पूछता तो C बराबर Q बाई डेल टी कर लेते अपन, लेकिन यहाँ विशिष्ट उष्माधारिता पूछा है, मतलब हम फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा वाला, Q बराबर M इंटू एस इंटू डेल्टा टी, बस यही फॉर्मूला लगाना है आपको। Q कितना है दोस्तों, Q दिया गया हमको 10 किलो जूल मतलब 10,000। M का मान कितना है 500 ग्राम, तो 500 ग्राम को किलोग्राम में चेंज करेंगे क्या, नहीं, क्योंकि हमारा आंसर ग्राम में ही है, ये क्योंकि ग्राम में दिया है, ग्राम में दिया तो चेंज नहीं करेंगे, तो 500 ग्राम ये हो जाएगा। S हमको निकालना है और डेल्टा टी कितना है दोस्तों 80 है। तो 1 0 2 0 1 0 2 0 और ये 3 0 से 3 0 कट गया, 5 से काट देते हैं, 5 दूनी 10, 2 से काट देते हैं 2 चौके 8, 2 चौके 8, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा, हाँ ये हो जाएगा 1 बराबर एस 4s के, तो 1/4 होगा, 1/4 का मतलब क्या है 0.25, ऑप्शन नंबर ए वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डैश उष्मा प्रति इकाई द्रव्यमान है जो किसी पदार्थ को एक ही तापमान और दबाव पर ठोस से द्रव में बदलने के लिए आवश्यक है। तो दोस्तों इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं द्रवण की गुप्त उष्मा। क्या बोलते हैं, द्रवण की गुप्त उष्मा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1.25 ग्राम नाइट्रोजन के वाष्पीकरण की विशिष्ट गुप्त उष्मा ज्ञात कीजिए यदि इसके क्वथनांक 196 डिग्री सेल्सियस पर संघनित होने पर 250 जूल उष्मा मुक्त करती है। तो क्या बोला है, विशिष्ट गुप्त उष्मा ज्ञात करने बोला है, तो हम जानते हैं Q बराबर क्या होता है M इंटू एल के होता है। यहाँ क्या है, विशिष्ट गुप्त उष्मा L है। Q का मान कितना है दोस्तों, Q का मान कितना दिया गया है 250, M कितना है 1.25 ग्राम है, 1.25 ग्राम है, और हमको ग्राम में ही हाँ हमको ग्राम में ही बताना है, तो ग्राम कितना है 1.25 ग्राम है, इंटू विशिष्ट गुप्त उष्मा हमको निकालना है, तो क्या हो जाएगा 250 बटे 1.25, पॉइंट हटेगा तो नीचे ऊपर 2 जीरो और बजाएंगे, 125 दूनी 250, 200 जूल प्रति ग्राम, ऑप्शन नंबर सी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 4.5 ग्राम नाइट्रोजन की वाष्पन की गुप्त उष्मा ज्ञात करें अगर इसे -196 डिग्री सेल्सियस पर संघनित किया जाए तो इससे 990 जूल उष्मा निकलती है। तो गुप्त उष्मा निकालना है तो Q बराबर M इंटू एल, Q बराबर M इंटू एल। Q का मान कितना है 990 है, M कितना है 4.5, और हमको आंसर किस में देना है, ग्राम में देना है, तो इसको 4.5 ही रखते हैं, 4.5 ही रखते हैं इंटू एल। तो 4.5 990 बट्टे क्या हो जाएगा 45.5 बराबर क्या हो जाएगा एल के, पॉइंट हटेगा नीचे ऊपर चले जाएगा, 45 दूनी 90 बच गया 9, 45 दूनी 90 220, तो 220 जूल प्रति ग्राम, ऑप्शन नंबर बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी पदार्थ की मोलर विशिष्ट उष्माधारिता डैश होती है, तो किसी पदार्थ की मोलर विशिष्ट उष्माधारिता जो होती है दोस्तों वो होती है 1/μ डेल Q अपॉन डेल टी। क्या होती है 1/μ डेल Q अपॉन डेल टी होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एथिल एल्कोहल के संलयन की विशिष्ट गुप्त उष्मा 100 जूल प्रति ग्राम है। उस स्थिति में 2.25 ग्राम एथिल एल्कोहल द्वारा अवशोषित उष्मा ज्ञात कीजिए जब यह इसके गलनांक -114 डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है। मतलब हमको क्या पूछा है, उष्मा की बात करें तो उष्मा Q बराबर क्या होता है M इंटू एल। M का मान कितना दिया गया है दोस्तों हमको, M का मान 2.25 ग्राम में है, 2.25, L का मान कितना है हमारे पास में 100। ठीक है, 100 है तो कितना हो जाएगा, ये 2 जीरो नीचे आ जाएंगे, तो 100 से 100 कट जाएगा, तो 225, ऑप्शन नंबर ए वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बर्फ से जल में अवस्था परिवर्तन के साथ डैश होता है, तो बर्फ से जल में अवस्था परिवर्तन के साथ क्या होता है, उष्मा का अवशोषण होता है। क्या होता है, उष्मा का अवशोषण होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि 85 डिग्री सेल्सियस तापमान वाले 2.5 लीटर गर्म पानी को 4.5 लीटर ठंडे पानी के साथ मिलाया जाता है तो संतुलन ताप तक पहुंचने पर ठंडे पानी का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। यह मानकर कि कोई उष्मा हानि नहीं हुई, ठंडे पानी का प्रारंभिक तापमान ज्ञात कीजिए।
दोस्तों 85 डिग्री सेल्सियस वाले जो तापमान है वो कितना है, 2.5 लीटर है, 2.5, 2.5 है। और एक है कितना, 4.5 लीटर के मिलाया जाता है, मतलब इसका तापमान हमको नहीं पता, और कितना है ये, 4.5 लीटर है। और बोला है कि पहुंचने में ठंडे पानी का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है, 15 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। तो मतलब जो तापमान है वो कितना बढ़ गया हमारा, 15 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, ये हो जाता है। बस कुछ नहीं करना है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करिए, 85 × 2.5 प्लस x × 4.5, 4.5 × x और डिवाइडेड बाई इन दोनों को जोड़ लीजिए, तो कितना हो जाएगा, 4 2 6 और 1 7, तो 7, और ये बराबर किसके हो जाएगा, x प्लस 15 डिग्री के बराबर हो जाएगा। बस इतना सा आपको करना है, इतना सा आपको करना है। तो क्या होगा, 25 5 125 की 5 हासिल का है 12, 25 8 200, 212 और 212 हो जाएगा। कितने अंक के बाद, 0.1 अंक के बाद, प्लस ये कितना हो जाएगा, 4.5x और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस 15, तो ये हो जाएगा 212.5 प्लस 4.5x, तो 7 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 7x प्लस 15 7 105। तो क्या करेंगे इसको, जब 212 में से 105 माइनस करेंगे, 212 में से 105 माइनस करेंगे तो 212 माइनस 105 बराबर क्या होगा, 7x माइनस 4.5x। तो क्या हो जाएगा, 212.5 है, तो 12 में से 5 गए 7, यहाँ बचा 10, यहाँ बचा कितना, 0, 0 में से हो गए 0, 2 में से गए 1, 107.5 बराबर क्या आ जाएगा, 7 में से 5 घटाएंगे कितना आएगा, 7 में से 5 गए 2, 2.5। जब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो पॉइंट से पॉइंट तो कट जाएगा, 25 से काटेंगे 25 चौ 100, बच गया कितना यहाँ पे 7, 25 तिया 75, तो 43 डिग्री सेल्सियस जो होगा तापमान होगा, ऑप्शन नंबर डी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर, कैसे किए समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। चलिए, समान शर्तों पर कोई काली सतह सफेद सतह की तुलना में डैश अवशोषित करती है। तो दोस्तों कोई काली सतह सफेद सतह की तुलना में क्या करती है, अधिक उष्मा अवशोषित करती है, तो ऑप्शन डी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 24 सेंटीमीटर मोटा वाली ईंट की दीवार के आंतरिक सतह का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस है और बाह्य सतह का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस है। दीवार के प्रति वर्ग मीटर के माध्यम से उष्मा में कमी की दर क्या होगी, उसमें चालकता 0.15 जूल प्रति सेकेंड मीटर केल्विन है। उष्मा प्रवाह की दर क्या होती है दोस्तों, ये होती है के इंटू ए इंटू डेल्टा टी डिवाइडेड बाई एल। ठीक है, तो के का मान कितना है हमारे पास में, के का मान दिया गया है हमको 0.15, ए का मान कितना है, ए का मान कितना दिया गया, प्रति वर्ग मीटर के माध्यम से 1 वर्ग मीटर, ए का मान कितना है हमारे पास में 1 वर्ग मीटर, इंटू डेल्टा टी कितना है दोस्तों 25 और 5 का अंतर कितना आएगा 20, और एल का मान कितना है 24 सेंटीमीटर, मतलब 0.24 मीटर। बस इसको हमको सॉल्व करना है। ये पॉइंट से ये पॉइंट कट जाएगा, किससे काट दे, 3 से काट दे, 3 5 15, 3 8 24, फिर काट से 4 दूनी 8, 4 5 20, पचम 25/2, 25/2 का मतलब क्या है 12.5 जूल, 12.5 जूल प्रति सेकंड, ऑप्शन नंबर ए वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डैश पदार्थ की वास्तविक गति द्वारा उष्मा स्थानांतरण की एक प्रणाली है। तो दोस्तों संवहन जो है ये वास्तविक गति द्वारा उष्मा स्थानांतरण की एक प्रणाली है, तो ऑप्शन सी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उष्मा स्थानांतरण की प्रणालियां चालन और संवहन डैश द्वारा अलग किए गए निकायों के बीच संचालित नहीं होती, तो निर्वात के द्वारा अलग किए गए निकाय के बीच संचालित नहीं होती उष्मा स्थानांतरण की प्रणालियां चालन और संवहन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 5 सेंटीमीटर मोटाई और 0.25 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल की एक स्टेरोफोम शीट की आंतरिक और बाहरी सतहों के बीच तापमान का अंतर 40 डिग्री सेल्सियस है। शीट के माध्यम से उष्मा प्रवाह की दर क्या होगी, तापी चालकता मतलब के का मान हमको कितना दिया गया है 0.01 जूल प्रति सेकेंड मीटर केल्विन। अब एक बात बताइए, इसको आप खुद सॉल्व कर सकते हैं क्या, मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व करके बताया, इसको खुद सॉल्व करके देखिए बिना
पिछले क्वेश्चन को याद रख, मतलब बिना पिछले क्वेश्चन को देखते हुए। ठीक है, इसको सॉल्व करिए। बस उष्मा प्रवाह की दर क्यू का मान फार्मूला लगाना है आपको, के इंटू डेल्टा टी डिवाइडेड बाई एल। इसका यूज करिए और इसको सॉल्व करिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 100 ग्राम भार वाले शीशे के किसी खंड को 20 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। खंड में स्थानांतरित उष्मा की मात्रा की गणना करें। शीशे की विशिष्ट गर्मी 127 जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन है। क्या पूछा है हमसे? उष्मा क्या बोलते हैं, उष्मा की मात्रा, मतलब Q बराबर क्या होता है, m इंटू एस इंटू डेल्टा टी। ठीक है, Q निकालना है हमको। m का मान कितना है, 100 ग्राम है, और हमको आंसर किलोग्राम में देना है, तो 0.1 किलोग्राम इंटू एस का मान कितना है 127, डेल्टा टी कितना है 20 से 50 मतलब 30। बस इसको सॉल्व करना है, पॉइंट हटेगा, नीचे 10 आ जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। 3 7 21 की एक हाथ का है 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 3 एकम 3, 381 जूल। ऑप्शन नंबर बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 15 सेंटीमीटर मोटी कंक्रीट की दीवार का आंतरिक तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और बाह्य तापमान 5 डिग्री सेल्सियस है। दीवार के प्रति वर्ग मीटर पर उष्मा में कमी की दर कितनी है? उष्मी चालकता 0.8। इसको भी आप बताने की जरूरत पड़ेगी क्या? आप खुद से बना लेंगे इस क्वेश्चन को, बनाइए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 200 ग्राम द्रव्यमान वाली एक कड़ाही की उष्माधारिता ज्ञात कीजिए। यदि इसे 2000 जूल उष्मा दिए जाने पर इसके तापमान में 8 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है। अब उष्माधारिता C बराबर क्या होता है, अभी बताया था, Q अपॉन में डेल्टा टी। Q का मान कितना है 2000, तापमान में परिवर्तन कितना है 8। इसको सॉल्व कर लीजिए, 200 जूल प्रति केल्विन, ऑप्शन 250 जूल प्रति केल्विन, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इथेनॉल का क्वथनांक क्या होता है? तो 78 डिग्री सेल्सियस जो होता है ना, इथेनॉल का क्वथनांक होता है। ठीक है, और 351 केल्विन। अब सेल्सियस पता है तो केल्विन में आप निकाल ही सकते हैं। ठीक है, इथेनॉल का गलनांक आपसे यदि पूछ ले तो गलनांक होता है -114 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। 2.5 किलोग्राम द्रव्यमान वाले एक स्टील के बर्तन की उष्माधारिता ज्ञात कीजिए। यदि इसके तापमान में 10 सेल्सियस की वृद्धि होती है और स्टील की विशिष्ट उष्माधारिता 500 जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन है। अब क्या बोला है, उष्माधारिता। उष्माधारिता पूछा है मतलब Q का मान पूछा है। उष्माधारिता मतलब Q का मान पूछा है। अब जब उष्माधारिता पूछा है दोस्तों, तो कुछ नहीं, Q बराबर लगा लीजिए m इंटू एस इंटू डेल्टा टी। ठीक है, m का मान कितना है दोस्तों 2.5, s का मान कितना है 500 और डेल्टा टी का मान कितना है 10। बस इसको सॉल्व करना है, पॉइंट हटेगा, नीचे 10 आ जाएगा, 10 से 10 कर जाएगा, 25 5 125, 125 कितने जीरो 2 जीरो, तो 125 12,500 जूल प्रति केल्विन। ऑप्शन नंबर ए वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि 80 डिग्री सेल्सियस ताप पर 1.5 लीटर गर्म पानी को 40 डिग्री सेल्सियस ताप पर 2.5 लीटर ठंडे पानी में मिलाया जाता है, तो अंतिम समतुल्य ताप क्या होगा यदि उष्मा की कोई हानि नहीं होती है? फॉर्मूले से करने जाओगे लंबा आएगा, फॉर्मूले में आपको कंफ्यूजन भी होगा। आप डायरेक्टली याद रखिए, 80 डिग्री सेल्सियस का कितना लीटर पानी है, ये है 1.5 लीटर 1.5। 40 डिग्री सेल्सियस का कितना पानी है, ये है 2.5 लीटर 2.5। कुछ मत करिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 8 120, मतलब 120 प्लस 25 चौ 100, तो ये हो जाएगा 100। और कुछ मत करिए, इन दोनों को जोड़ लीजिए और भाग दे दीजिए, कितना हो जाएगा 4, इससे 4 से आप भाग दीजिए, तो 120 और 100 कितना हो जाएगा 220, 220 बटे 4 कर लीजिए, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, तो 55 डिग्री सेल्सियस जो होगा ऑप्शन नंबर बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, यहाँ तक की कोई दिक्कत, एकदम इजी वे में आपको हमने इसको बताया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी पदार्थ का डैश का मान जितना अधिक होगा वह उतनी ही तेजी से उष्मा का संचालन करेगा। तो किसी पदार्थ का तापी चालकता का मान जितना अधिक होगा वह उतनी ही तेजी से उष्मा का संचालन करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी आदर्श गैस के घनत्व को उसके डैश को आधा करके दोगुना किया जा सकता है। तो किसी आदर्श गैस के घनत्व को उसके परम ताप को आधा करके दोगुना किया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 190 डिग्री सेल्सियस तापमान वाले 2 लीटर अतितप्त पानी को 20 डिग्री सेल्सियस तापमान वाले 6 लीटर ठंडे पानी के साथ मिलाया जाता है। कोई उष्मा हानि न होने पर अंतिम संतुलन तापमान ज्ञात कीजिए। अभी हमने बताया 190 का कितना है 2 लीटर है, 20 का कितना है 6 लीटर है। कुछ नहीं, इसका मल्टीप्लाई कीजिए, 19 दूनी 38, तो 380 प्लस 20 छक 120 और दोनों का कितना है 6 2 8, इसको जोड़ लीजिए, तो 380 120 300 400 500, 500 बटे 8 करोगे तो कितना आएगा 8 छक 48, 6 बार वाला 6.62.5। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत पड़ी क्या इसमें? नहीं पड़ी ना, डायरेक्टली इसको सॉल्व करने का ये तरीका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
न्यूनतम उष्मा चालकता वाले धातु की पहचान करें तो न्यूनतम उष्मा चालकता वाले धातु है वो है पारा। पारा जो है इसकी धातु की ये इसकी चालकता जो होती है क्या होती है, न्यूनतम होती है। ठीक है, तांबे की होती है कितनी 385, पारे की होती है 7.9, एल्यूमिनियम की होती है 205, चांदी की होती है 419। तो पारे की उसमें चालकता सबसे कम है यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उच्चतम उष्मा चालकता वाले अधातु की पहचान करें तो उच्चतम उष्मा चालकता वाला अधातु है हमारा कौन सा, बर्फ। कौन सा, बर्फ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आदर्श गैस का समीकरण निम्न में से कौन है। दोस्तों आदर्श गैस का समीकरण क्या होता है, ये होता है पीवी बराबर म्यू आर टी। पी बराबर म्यू आर टी। अब पी अपॉन वी टी करा है इसने, पी अपॉन वी टी, पी अपॉन वी टी होगा क्या, पी अपॉन में वी टी नहीं, ये तो नहीं हो सकता। पीवी अपॉन टी, हाँ ये टी को अपन इधर लाएंगे तो पीवी अपॉन टी हो जाएगा और बराबर जो होगा म्यू आर, हाँ ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि अभिकारकों की कुल ऊर्जा अभिक्रिया के उत्पादन से अधिक है तो ऊष्मा मुक्त होती है और अभिक्रिया को डैश अभिक्रिया कहा जाता है। तो यदि अभिकारकों की कुल ऊर्जा अभिक्रिया के उत्पादन से अधिक है तो ऊष्मा मुक्त होती है और अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 0 डिग्री सेल्सियस पर 1 ग्राम बर्फ को 1 ग्राम पानी में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा डैश कैलोरी होती है। तो दोस्तों 0 डिग्री सेल्सियस पर 1 ग्राम बर्फ को 1 ग्राम पानी में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा जो होती है वो होती है 80 कैलोरी। कितनी होती है, 80 कैलोरी होती है। ठीक है, तापमान का उल्टा होना एक ऐसी स्थिति है जिसमें वातावरण का तापमान हमेशा ऊंचाई के साथ क्या होता है, बढ़ता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा एंडोथर्मिक प्रक्रिया है। तो एंडोथर्मिक प्रक्रिया क्या होती है दोस्तों, सूखे बर्फ का ऊर्ध्वपातन और पानी का वाष्पीकरण दोनों, ये दोनों ही जो है ना ये एंडोथर्मिक प्रक्रिया के उदाहरण है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों एंडोथर्मिक प्रक्रिया ऊष्माशोषी एक ऐसी रासायनिक प्रतिक्रिया है जो अपने वातावरण से ऊष्मा को अवशोषित करती है। सूखी बर्फ का ऊर्ध्वपातन व पानी का वाष्पीकरण प्रकृति में एंडोथर्मिक है क्योंकि वे ऊर्ध्वपातन या वाष्पीकरण के लिए अपने परिवेश से ऊष्मा ऊर्जा को अवशोषित करते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड का पतला होने से ऊष्मा उत्पन्न होती है, यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान के तापमान को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहा जाता है, तो विशिष्ट ऊष्मा कहा जाता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वायुमंडलीय दबाव पर उसके गलनांक पर 1 किलोग्राम ठोस को तरल में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा को कहा जाता है। तो ये कहा जाता है संलयन की गुप्त ऊष्मा। क्या कहा जाता है, संलयन की गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। ठीक है, जैसे बर्फ के संलयन की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है, 180 कैलोरी प्रति ग्राम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विशिष्ट ऊष्मा की परिभाषा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो विशिष्ट ऊष्मा क्या होता है, किसी पदार्थ के इकाई द्रव्यमान का तापमान प्रति डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को ही हम क्या बोलते हैं, विशिष्ट ऊष्मा बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आयतन विस्तार के उच्च गुणांक वाले पदार्थ की पहचान करें तो आयतन विस्तार के उच्च गुणांक वाले पदार्थ जो है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी शराब। शराब जो है इसका आयतन विस्तार गुणांक उच्च होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि 90 डिग्री सेल्सियस तापमान वाले आधा लीटर गर्म पानी को 10 डिग्री सेल्सियस तापमान वाले 3.5 लीटर ठंडे पानी के साथ मिलाया जाता है तो कोई उष्मा हानि न होने पर अंतिम संतुलन तापमान ज्ञात कीजिए। अंतिम संतुलन तापमान ज्ञात कीजिए। तो 90 डिग्री सेल्सियस का कितना है, 0.5 है, आधा लीटर पानी है। 10 डिग्री सेल्सियस का तापमान कितना है, 3.5 लीटर पानी में। बस कुछ मत करिए, मल्टीप्लाई कीजिए। 5 9 45, तो ये 45 हो जाएगा, प्लस 35 धाम 350 मतलब 35 डिवाइडेड बाई 3.5 वाले 4 से मल्टीप्लाई, 40 30 70 80, 80/4 कितना आ जाएगा, 20 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल था ना दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आयतन विस्तार के कम गुणांक वाले पदार्थ की पहचान करें तो आयतन विस्तार गुणांक किसका कम होता है, तो लोहे का आयतन विस्तार गुणांक इन चारों में कम होता है। पीतल का कितना होता है, 6 होता है। पारे का कितना होता है, 18.2 होता है। लोहे का कितना होता है, 3.55 होता है। एल्यूमिनियम का कितना होता है, 7 होता है। तो लोहे का आयतन विस्तार गुणांक कम होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विभिन्न प्रारंभिक तापमानों पर वस्तुएं जब संपर्क में रहती है तो धीरे धीरे डैश तापमान तक आ जाती है। तो धीरे धीरे शून्य एक समान तापमान तक आ जाती है दोस्तों। कितने, एक समान तापमान तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा तापमान से संबंधित है, तो तापमान से संबंधित है, यह ऊर्जा का एक प्रकार है। यह इसे कैलोरीमीटर द्वारा मापा जाता है। यह उष्मा का एक माप है। तो उष्मा का एक माप है कौन सा, तापमान।
ठीक है दोस्तों, किसी निकाय के गर्म या ठंडा होने की डिग्री है, यह उष्मा की अवस्था को बताता है, अर्थात ये उष्मा का एक क्या है, माप है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1 डिग्री सेल्सियस द्वारा 1 ग्राम के एक पदार्थ के तापमान को बढ़ाने के लिए अपेक्षित उष्मा को पदार्थ का क्या कहा जाता है, विशिष्ट उष्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विशिष्ट उष्मा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द्रवों में उष्मा स्थानांतरण गैस के माध्यम से होता है, तो द्रवों में उष्मा स्थानांतरण जो होता है वो संवहन के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से, संवहन के माध्यम से। ठीक है, शुद्ध जल की तुलना में अशुद्ध जल के क्वथनांक, दोस्तों शुद्ध जल की तुलना में अशुद्ध जल का क्वथनांक जो होता है वो बढ़ता है। क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे तापमान बढ़ता है पदार्थ के कण तेज चलने लगते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एसआई इकाई में तापी चालकता की इकाई क्या होती है, तो तापी चालकता की इकाई होती है वाट प्रति मीटर केल्विन। क्या होती है, वाट प्रति मीटर केल्विन या फिर जूल प्रति सेकेंड मीटर केल्विन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जब मां केक पकाने के लिए ओवन को एक निश्चित तापमान पर गर्म कर रही थी, तो बेटी गर्मी और तापमान के बीच अंतर जानना चाहती थी। मां के उत्तर में कौन सा कथन गलत था। गर्मी ऊर्जा का एक रूप है और तापमान मापता है कि कोई चीज कितनी गर्म है, बिल्कुल ये सत्य कथन है। गर्मी को जूल में और तापमान को डिग्री सेल्सियस में मापा जाता है, बिल्कुल सत्य बात है ये भी। गर्मी और तापमान दोनों तापमान के बीच प्रभावित होते नहीं, यही गलत कथन है। जब उष्मा ऊर्जा प्रभावित होती है तो तापमान बढ़ता है घटता है, ये भी सत्य कथन है। गलत कथन है ऑप्शन नंबर सी वाला। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वाला क्या है, यहाँ पे गलत कथन है। तो दोस्तों ये थे आज के सारे क्वेश्चन, यहाँ पे ये हमारा टॉपिक पूरी तरह से समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।